हेलो एवरीवन, माय नेम इज लकी मेहला एंड आई एम अ क्यूए मेंटर ऑफ IMS। आज हम आपके सामने CUET की QA मैराथन लेके आए हैं। आई होप आप सब लोगों ने अब तक तैयारी अच्छी हो गई होगी, लास्ट मिनट प्रिपरेशन है। यहाँ पे आज हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं ये देखेंगे, साथ में उनके थोड़े कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस को भी टैकल करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज। देखिए, यूनिट डिजिट के लिए अगर हमें निकालना है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही ध्यान देंगे, हमें पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यूनिट डिजिट्स को पिक कर लीजिए, 4 into 8 into 7 into 3। देखिए, इसका यूनिट प्लेस इज 4, इसका 8, इसका 7 एंड इसका 3 मैंने लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32, 7 3 जा 21। अब ध्यान से देखो, इनकी यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा जी, 2 ही आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा, 2 ही होगा। आई होप समझ में आ गया हो सबको। बहुत ही ज्यादा इजी था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, ओके। ये बेसिकली साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है इसमें यूनिट प्लेस निकालने के लिए। आगे उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, तो जब वो क्वेश्चन आएगा तब हम साइक्लिसिटी के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, ये एक जनरल इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the least number which when doubled will be exactly divisible by 24, 18, 21 and 50? चलिए, I'll give you 20 सेकेंड। ये क्वेश्चन कीजिए एक बार, देखिए क्या आता है, फिर इसके कॉन्सेप्ट भी बात करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 18, 21 एंड 15। सी 24, 18, 21 एंड 15, हमको एक ऐसा नंबर बताना है, एक ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जिसको मैं डबल करूं तो वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो क्यों ना मैं ये निकाल लूं कि सबसे लीस्ट, सबसे छोटा वो नंबर बता दो जो इन चारों से एग्जैक्टली डिविजिबल होता हो और फिर उसका आधा कर दूं। फिर से सोचो, क्या बोला, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं डबल करूं तो वो इन चारों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो क्यों ना मैं वो सबसे लीस्ट नंबर निकाल लूं जो इन चारों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो और फिर उसका आधा कर दूं, तो वही नंबर नहीं आ जाएगा बच्चे। अब सबसे छोटा वो नंबर जो इन चारों से एग्जैक्टली डिविजिबल होता हो, मतलब 24, 18, 21 एंड 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता हो, वो तो इनका एलसीएम ही होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? एलसीएम तो वही नंबर होता है ना, सबसे छोटा वो नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। और अगर मैं 24, 18, 21 और 15 का एलसीएम निकालूंगा तो वो आएगा मेरा 2520। 2520, तो 2520 वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 24, 18, 21 एंड 15 से। अब इसका अगर मैं आधा कर दूं तो कितना आएगा जी, 1260। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1260। आई होप क्लियर हो बच्चे। चलो जी, एलसीएम पता कैसे चलेगा कि एलसीएम निकालना है? देखो, आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास मान लो 4 और 5 है, 4 और 5 मतलब थोड़ा और अच्छा नंबर लो, 12 और 15 है। अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं एक ऐसा नंबर बताओ जो 12 और 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो,
डिविजिबल हो मींस जो इनसे कट जाए, तो वो तो इनका एलसीएम ही आएगा ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मींस डिवाइड होने वाला। तो जब सेंस बने डिवाइड होने वाला, तब क्या निकालोगे? एलसीएम, जो कि इसका आएगा 60। और जब सेंस आए डिवाइड करना है, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इज कॉल्ड इट्स एचसीएफ। एक हाईएस्ट वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे इज कॉल्ड एचसीएफ। और इनका एचसीएफ कितना आएगा जी? इनका एचसीएफ आएगा 3। तो जब भी कुछ ऐसा सेंस बने कि डिवाइड इन नंबर्स, गिवन नंबर्स को डिवाइड करना है, तो एचसीएफ निकालना। और जब गिवन नंबर्स किसी को डिवाइड कर रही हो तो एलसीएम निकालना। ठीक है जी। यहां पे हाफ इसलिए किया बेटा क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोला था व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डबल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। डबल करने पे तो मैंने ये निकाल लिया, तो इसका तो मुझे आधा ही करना पड़ेगा, मुझे तो वो नंबर बताना है ना 1260। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आ जाओ, कीजिए। इजी क्वेश्चन है, कीजिए। सर व्हाट डज द सेम नंबर, व्हाट इफ द क्वेश्चन इज हाईएस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल? हाईएस्ट तो बेटा कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है ना, वी कांट प्रेडिक्ट दैट। हाँ जी बेटा, सेम गोज फॉर द वर्ड प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम गोज फॉर द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में भी ऐसा ही करना है, जब भी सेंस बने डिवाइड होने वाला तो एलसीएम और डिवाइड करने वाला तो एचसीएम। चलिए इस पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0.04। दो नंबर को आप मान लो, एक x है और एक y, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है? 0.04। ठीक है, एंड वन इज 1/4 ऑफ द अदर। मान लेते हैं जो x है वो y का क्या है जी? 1/4। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स बताने हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक काम कीजिए, x की वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो कितनी आ जाएगी? y/4 इंटू में y इज इक्वल टू 0.04। ये आ जाएगा y² इज इक्वल टू 0.16। y की वैल्यू आ जाएगी 0.4। y की वैल्यू अगर 0.4 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.1। लीजिए, ठीक है, दो नंबर आ गए हमारे 0.1 और 0.4। इजी था, ये तो इजी था बहुत ज्यादा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ, चलो कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये क्वेश्चन एपी का है, अगर ध्यान से पढ़ो तो। वैसे एपी इतना बोलने का जरूरत भी नहीं है, आप जनरली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक मोटर बाइक कंपनी है, 66 बाइक्स जो है बच्चे वो स्पेशल 3 दिन की सेल में बेच देती है। टोटल कितनी बाइक बेची गई? 66 बाइक्स। ईच डे द कंपनी सोल्ड 8 मोर देन द प्रीवियस डे। हर दिन 8 ज्यादा बेचती है पिछले दिन से। मान लो फर्स्ट डे वो एक्स बाइक्स बेचती है, तो अगले दिन कितनी बेचेगी? x+8। और उसके अगले दिन कितनी बेचेगी? x+60। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा बच्चे? 66। ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। ये आएगा 3x + 24 इज इक्वल टू 66। 3x इज इक्वल टू 66 माइनस में 24। 3x कितना आ गया जी? 42। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। नाउ x मतलब पहले दिन 14 बाइक्स सोल्ड हुई थी, हमसे उसने पूछा है थर्ड डे। एक जनरल मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, बच्चा क्या करेगा, जैसे ही x की वैल्यू 14 आएगी और ऑप्शन में 14 लिखा भी हुआ, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे, मैं यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस नहीं लाया हूं, बट अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे उसके अंदर ऑप्शन में एक 14 आंसर भी है।
बच्चा देखते ही भावुक होके सीधा किस पे आंसर मारेगा? 14 पे। बेटा ध्यान से पढ़ लो, उसने थर्ड डे का पूछा, तो आपको 14 में क्या और ऐड करना पड़ेगा? 16 और ऐड करना पड़ेगा टू फाइंड इट आउट द थर्ड डे कितनी बिकी है। तो x प्लस 16 कितना होगा मेरा? 14 प्लस में 16 बोले तो 30 बाइक की बिक्री हुई है बेटा लास्ट दिन। बेटा ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आईएमएस के बच्चों की जैसी प्रिपरेशन है ना बच्चे, फुल ईयर की और बाद में क्रैश कोर्स की भी, जिस लेवल के आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं, आपको जनरली ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान लगने वाले हैं, और ये होगा एग्जाम में जब आप पेपर दोगे आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ट्राई कीजिए। चलिए ये वाला देखते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है कि ए परसेंट ऑफ ए इज ना 81, तो हमें बताना है ए इज इक्वल टू, ये बहुत इजी है। देखो ए परसेंट का मतलब ए अपॉन में 100 इंटू में ए इज इक्वल टू 81 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन में 100, इसको उधर भेज दो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 100 एंड ए कितना आ जाएगा जी? 90। ठीक है, ए कितना आ जाएगा? 90। ये आ जाएगा 90, 900 नहीं आएगा बच्चे, 90 आएगा। ठीक है, 90 आएगा। यस वी विल डिस्कस आगे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा, तो फॉर श्योर विल डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो नेक्स्ट लीजिए, टाइम एंड वर्क, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स क्यूए पार्ट का। टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसके अंदर क्यूए आता हो। सीयूईटी के अंदर भी आते हैं बच्चे, ध्यान से पढ़ो और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिए, शाबाश। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है A is twice as good a workman as B, मतलब B जितना भी टाइम लेता है A उससे आधा टाइम लेगा। अगर ट्वाइस गुड है, टाइम के अकॉर्डिंग सोचो, देखो ऐसे समझो, दो बंदे हैं A और B। A जो है वो B से डबल अच्छे से काम करता है। अगर ट्वाइस एफिशिएंट है तो टाइम तो आधा ही लेगा बेटे। तो सपोज करो B को 2 दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं, तो ए को कितना दिन लगेगा? एक ही दिन लगेगा, आधा ही दिन लगेगा। सही बात है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टाइम का रेशियो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क जब भी हम टाइम एंड वर्क का करते हैं तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम लिखते हैं बच्चे। एलसीएम कितना आएगा? 2। तो हमने ये मान लिया ये हमारा है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क है, कोई भी वर्क है। वर्क आप समझ लो कि कुर्सी बनानी है मेरे को, ठीक है, चेयर बनानी है। तो मैंने बोल दिया कि जी देखो बात ऐसी है कि अगर टोटल वर्क है दो चेयर अगर बनानी है, तो जो ए है वो 1 दिन में बना देगा और बी उसको कितने दिन लगाएगा? 2 दिन लगाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क बोल लो या एफिशिएंसी बोल लो, अगर ये 2 कुर्सियां एक ही दिन में बना देता है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? 2 कुर्सी बना रहा है फॉर श्योर। अगर ये 2 कुर्सियां 2 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? एक दिन में एक ही कुर्सी बना रहा है। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है जी,
बेटा एक दिन में दोनों मिलके कितनी कुर्सी बनाएंगे? 3। अगर दोनों को एक साथ लगा दूं तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे मिलके? 3। टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है मेरे को? 2। अगर ये एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं तो 2 कुर्सियां बनाने में इनको कितना टाइम लगेगा? 2/3। ये सारी जो चीजें मैंने अभी लिखी हैं ये हमारे अकॉर्डिंग है, ये हमारे अकॉर्डिंग उनको पूरा काम करने में इतना टाइम लग रहा है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वो टुगेदर काम करते हैं तो वो उस वर्क को कितने दिन में खत्म करते हैं? 14 डेज में। तो इसका मतलब हमारा 2/3 क्वेश्चन के 14 डेज के बराबर है। ठीक है, तो हमारा एक यूनिट कितने के बराबर होगा? 14 इंटू में 3/2 कटा 7 और 1 यूनिट बराबर आ गया 7 3 21 डेज की। अब एक बात सोचो, मुझसे ये पूछा है हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। ए को कितना टाइम लग रहा था जी? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की ही वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है? 21 डेज। लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 21 डेज में ए अकेला काम पूरा कर देगा। आई होप समझ में आ गया। फिर नॉर्मल टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है बच्चे। ठीक है, चलो जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग आएगी बच्चे। चलो समझ आ गया? क्लियर है बेटा? चलो, टाइम एंड वर्क के अंदर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अभी आगे एक दो क्वेश्चंस और आएंगे, फिर हम और डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। एक आधा टाइमलाइन का क्वेश्चन भी आएगा तो हम टाइमलाइन पे भी बात करेंगे। ठीक है जी, चलो चलते हैं आगे। ये देखिए देखिए देखो, सीयूईटी के अंदर ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स उस हद की नहीं आती, पर थोड़ी ऊपर ऊपर से तो जरूर आती है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स नहीं आएगी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट पे पक्का आ सकती है जो आपने नॉर्मल 9 10 तक पढ़ा है। ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, 9 10 का ही क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के इस पे ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से एक बार इस पे ट्राई कीजिए, शाबाश। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है बच्चे? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अ कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। यहां पे एक कॉर्ड है जो कि इससे कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन सेंटीमीटर इज, तो मुझे इसको नाम दे देते हैं ए बी और इसको आप बोल दो सी। मुझे ए बी बताना है, मुझे बताना है ए बी कितना होगा। देखो पहली चीज तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे किन्हीं भी दो चीजों के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मींस अगर इसने बोला है कि सेंटर से कॉर्ड की दूरी है कितनी? 5 सेंटीमीटर, तो फॉर श्योर ये यहाँ पे 90 डिग्री ही होगा, तभी एग्जैक्ट डिस्टेंस आएगा। हमेशा डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होता है बच्चे, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, ये मुझे पता है। अब आपको सर्कल की एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कि बच्चे जब भी आप सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर पुट करते हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। अगर ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा? एक्स। ये एक नॉर्मल सर्कल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये x है, ये 5 है, ये 13 है, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं बच्चे, विच इज OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहां से मेरा AC का स्क्वायर आ जाएगा OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। 13 स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, दिस इज 169 माइनस में 25। AC इज इक्वल टू 144 अंडर रूट में एंड इट विल बी 12। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर,
और अगर ये 12 है तो पूरा ए बी कितना होगा, इसका डबल, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर। तो जो मेरे से ए बी पूछा था वो कितना आ जाएगा जी, वो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने तो यहां सॉल्व करके दिया है, बट आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि 13, 5 और ये 12 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 5, 12 और 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। जैसे 3, 4, 5 होता है, 6, 8, 10 होता है। ठीक है, ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपका एग्जाम में टाइम बच रहा है ना बच्चे। वैसे ही टाइम हमारे पास कम है, जितना जल्दी क्वेश्चन हो जाए उतना बेटर है। तो ये चीज वहां करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वहां आपको पता होना चाहिए कि जी ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 13 और अगर 5 पता है तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये 12 आने वाला है। 8 और 6 अगर कहीं पे गिवन है तो आपको पता होना चाहिए 10 आएगा। 3 और 4 अगर कहीं पे गिवन है तो आपको पता होना चाहिए 5 आएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए बेटा। चलिए, शाबाश, चलते हैं आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, कोशिश कीजिए। आई गिव यू 10 सेकंड फॉर दिस। 10 to 15 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए, देखिए, चलो चलो समझते हैं। कह रहा है दो नंबर हैं जो किस रेशियो में है बच्चे, 5:8 के रेशियो में है। इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम 2:3, द ग्रेटर नंबर इज। देखो, ये जो रेशियो गिवन है दो नंबर का विच इज 5:8, 5:8। देखो आपको पता है रेशियो जो होता है वो लीस्ट फॉर्म में होता है। लीस्ट फॉर्म में मींस काट काट के आया होगा। ठीक है, तो अगर उसे, मुझे नहीं पता ना कि ओरिजिनल नंबर है कि नहीं है, और अगर मुझे उसमें एग्जैक्टली 5 ऐड करना है तो मैं ओरिजिनल नंबर ही लाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कह सकता हूं इसको कि जो मेरा स्मॉलर नंबर है वो 5x होगा और जो ग्रेटर नंबर है वो क्या होगा, 8x। x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो दोनों तरफ, ऊपर नीचे। और अब अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो कितना आना चाहिए, 2/3। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। बताइए जी, किसी का आया? चलो, बच्चों का आ रहा है, शाबाश। आ जाओ, देखो कितना आएगा, 15x प्लस में 15 इसमें 10, यह आ जाएगा मेरा x, इसको उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 5। अब मुझे बताओ 5x बड़ा है कि 8x? सर 8x बड़ा है, तो 8 इंटू में 5 कितना आ गया जी, 40। अगर स्मॉलर नंबर पूछता तो 5 इंटू में 5 कितना आ जाता, 25। ठीक है जी, इजी था है ना, इजी था, ये तो इजी था। इजी था। सीयूईटी हार्ड नहीं आएगा यार, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगा। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको भीड़ से वैसे भी अलग होना है, मैं हमेशा कहता हूं बच्चे कि जीएटी के अंदर अगर आपकी क्यूए और एलआर पूरे पूरे मार्क्स ले आए तो आप ऑलरेडी बहुत आगे चले जाओगे। क्यूए और एलआर पे फोकस करो अगर आपको मैक्सिमाइज करना है अपना जीएटी का स्कोर। ठीक है, क्योंकि ये आपके हाथ में है, जीके आपके हाथ में नहीं है बच्चे। ठीक है, ये आपके हाथ में है, आप इसको सिक्योर कर सकते हो। और इतने हार्ड क्वेश्चंस आते भी नहीं है सीयूटी में, जिस अकॉर्डिंगली हम आईएमएस वालों ने आपको प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस आने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की कैसी हालात हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए, रोम्बस का एक क्वेश्चन आया है, इजी ही है, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा। कीजिए।
चलो, ये हमने रोम्बस बना लिया जी। और रोम्बस के डायगोनल दिए हैं बेटा 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये वाला जो डायगोनल है ये हमारा 24 सेंटीमीटर का है, और ये जो हमारा डायगोनल है ये हमारा 10 सेंटीमीटर का है। अब इसके लिए आपको रोम्बस की एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है जी। तो अगर ये पूरा 24 है, ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये ऊपर वाला कितना होगा 12 और ये भी कितना होगा 12। सिमिलरली अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो यहां कितना आएगा 5 और यहां पे भी कितना आएगा 5। ठीक है। मेरे से रोम्बस का क्या पूछा गया है जी? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम। और रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। एक साइड निकाल लो, ये 12 है ये 5 है। अब भी जस्ट 2 मिनट पहले हमने बात करी है कि 12 5 और क्या होगा साथ में 13। 12 5 और 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 13 ही निकल के आएगी। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा। ठीक है जी। और यहां से हमारा पेरीमीटर जो है वो आ जाएगा इसका 52 सेंटीमीटर। सबको ऐड कर देंगे, 13 इंटू 4 52। ठीक है जी। आई होप सबका हो गया हो ये। चलो गुड, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। देखिए जी, एक चीज और याद रखना, इसी के साथ लगे हाथ बता देता हूं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है जी? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है जी? हाफ इंटू में d1 इंटू में d2। ठीक है, हाफ इंटू में d1 इंटू में d2, डायमीटर का प्रोडक्ट का आधा कर देना। ठीक है जी। चलो शाबाश। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आया बेटा थोड़ा ठीक। चलिए ये आया थोड़ा ठीक। चलिए टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एवरेज स्पीड के ऊपर इसके साथ एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है जी, चलो करिए, शाबाश। एवरेज स्पीड के ऊपर एक क्वेश्चन और मैं साथ में इसके दूंगा, देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं बच्चे। समझो, पहले ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे कि एवरेज स्पीड होती क्या है। देखो जी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो इस पूरे सिनेरियो को पहले आप ध्यान से समझो। रोहित जो है 120 किलोमीटर ट्रेवल करता है ट्रेन से। ठीक है जी, ऐसे देखो पाथ बना देते हैं। मान लो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये अपनी ट्रेन है, इससे ट्रेवल कर रहा है कितना किलोमीटर? 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर ट्रेवल करा इसने, कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन से ट्रेवल किया। एंड फर्दर ही ट्रेवल बाय 20 मिनट फॉर 20 मिनट्स इन अ बस कवर्ड 13 किलोमीटर। इसके बाद ये यहां उतरा। अब यहां से इसने क्या ली बच्चे? एक बस ली। ठीक है, एक बस ली और बस से भी ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया जी? बस से इसने ट्रेवल किया 13 किलोमीटर। ठीक है, बस से इसने ट्रेवल किया 13 किलोमीटर और कितनी देर के लिए ट्रेवल किया? 20 मिनट्स के लिए ट्रेवल किया। अब हमसे ये पूछ लिया एवरेज स्पीड बता दो इंटायर जर्नी की। इंटायर जर्नी की अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए पहली बात तो वो तो आप देखो समझदार बच्चे हो, टोटल डिस्टेंस तो सीधा दिखा आप कितना
120 प्लस में 13 कितना आ गया जी टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा बच्चे 133 किलोमीटर। ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरा? 133 किलोमीटर। अब बात है टोटल टाइम की। सर मुझे ये वाला टाइम तो पता है, ठीक है, ये वाला टाइम तो मुझे पता है, इधर का टाइम और निकाल लेता हूं। अच्छा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस केस में डिस्टेंस कितना चल रहा है? 120 और स्पीड कितनी चल रहा है? 60। कटा कितना आया? 2 आवर्स। कितना आ गया जी? 2 घंटे आ गया। ठीक है, और यहां पे ये 20 मिनट्स है, तो ये मेरा T1 मान लो। T2 कितना है? 20 मिनट्स। पहले इसको आर में कन्वर्ट कर लो। 20 अपॉन में 60 आवर्स कितना आ जाएगा? 1/3 आवर। ठीक है, ये मेरा T2 आ गया। तो अगर मेरे को टोटल टाइम चाहिए, अगर मेरे को टोटल टाइम चाहिए तो वो क्या होगा? T1 प्लस में T2। T1 कितना है जी? 2 घंटे प्लस में 1/3, ये आ जाएगा मेरा 7/3 आवर्स। क्लियर है? 7/3 आ गया। चलो जी, अब मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है। अभी अभी मैंने देखा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है मेरा बेटा 133, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है मेरा? 7/3। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 133 इंटू में 3/7, ये कट जाएगा 1 और 6 बचेगा 9। ठीक है, 57 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, 57 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर। इजी था, 57 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो, जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एक सेकंड के लिए ना देखो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, 2 सेकंड के लिए, मतलब आपको क्या 3 से 4 सेकंड लगेंगे, फटाफट रफ में डायग्राम बना लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का डायग्राम बना लो 2 सेकंड के लिए फटाफट से। आधा सिनेरियो वहीं क्लियर हो जाएगा, आधा सिनेरियो वहीं क्लियर हो जाएगा। बट थोड़ा काम जल्दी करना, ऐसा नहीं डायग्राम बना रहे हो वहां पे आराम से तुम सुंदर सुंदर 3-4 मिनट वहीं फूक दिए, ऐसा काम मत कर देना। ठीक है, फटाफट से डायग्राम बनाओगे, आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे साफ साफ दिख गया टोटल डिस्टेंस कितना है, इतना है जी, टाइम इसका पता है, इसका निकालना है, दैट्स इट। डायग्राम बनाने से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो कोशिश करो कि डायग्राम बना दो। चलो आ जाओ, सिमिलर एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं। ठीक है, सिमिलर एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है, चलिए जी देखो, आओ एक क्वेश्चन मैं देता हूं। एक बच्चा है, ये उसका घर है और ये उसका स्कूल। ठीक है, जाते टाइम वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और आते टाइम वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। मुझे बताओ यहां पे एवरेज स्पीड कितनी होगी? मुझे बताओ यहां पे एवरेज स्पीड कितनी होगी? टेल मी दिस। चलो आई वेट फॉर 20 सेकेंड्स, फटाफट से बताओ इसमें एवरेज स्पीड कितनी होगी? चलो जी बताओ, आंसर आने शुरू हो गए हैं, शाबाश, बताओ, वेरी गुड, 2 आंसर आ चुके हैं, बताइए क्या होगा? ध्यान से सोचो, वही कॉन्सेप्ट वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कॉन्सेप्ट वही है। देखो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम ये, आप ये क्वेश्चन देखोगे ना आप खुश हो जाओगे एग्जाम में, आप बोलोगे ये तो बढ़िया चीज आ गई भाई, सीधा 40 है ये 50 है, दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2 एवरेज आ गया। सर गलत, बिल्कुल भी नहीं होगा ये। 45 बच्चों को लग रहा होगा बट ये होगा नहीं 45। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एवरेज स्पीड मैंने फिर बताता हूं क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही था ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही था। मान लो बेटा घर से उसके स्कूल की दूरी जो है, घर से उसके स्कूल की दूरी जो है
वो डी मीटर है, डी किलोमीटर है, ठीक है, ओके जी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पूरे सिनेरियो में कि वो घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, तो जाने का डी और आने का डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। जाने का डी और आने का डी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। टोटल टाइम इंडिविजुअली निकालो, कैसे, देखो t1 कितना होगा सर, टाइम तो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सर जाने का डिस्टेंस तो d ही था, स्पीड कितनी थी सर 40, ये मेरा t1 आ गया। सर आने का टाइम t2, सर वो भी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा सर, डिस्टेंस d है और स्पीड कितना है जी 50। तो अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो वो मेरा t1 प्लस t2 होगा सर, जाने का टाइम और आने का टाइम, d अपॉन में 40 प्लस में d अपॉन में 50, होगा कि नहीं होगा। 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा जी 200, ठीक है, इधर आ जाएगा मेरा 5d प्लस में 4d, ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरा 9d अपॉन में 200। ये मेरा टोटल टाइम आया है, ये क्या आया है मेरा टोटल टाइम। अब मैं यहां पुट करूंगा कितना 9d अपॉन में 200 टोटल टाइम की जगह, तो देखो d से d ऑटोमेटिकली कटिए, कितना आ जाएगा 2d इंटू में 200 अपॉन में 9d, ये कट गया, ये आ गया मेरा 400 अपॉन में 9 विच इज इक्वल टू 44.44 समथिंग, चलता ही जाएगा किलोमीटर पर आवर। जिस बच्चे का 44.4 आया था वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो जी, जिस बच्चे का 44.4 आया है वेरी गुड, समझ आया कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ आया। हमेशा एक ही टारगेट करना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, दोनों सिनेरियो में डिस्टेंस देखो, दोनों सिनेरियो में टाइम देखो, ऐड करो और डिवाइड करो, दैट्स इट। कभी भी भावुक होके इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 मत कर देना, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी जी, ठीक है बेटे। चलो जी चलें, आई होप समझ में आ गया बेटा। चलो चलो जी आ जाओ, शाबाश, चलते हैं। 90d क्यों होगा बच्चे, 9d ही तो होगा, नहीं नहीं 90d नहीं होगा, ठीक है 90d नहीं होगा। चलो जी चलते हैं आगे, कुछ नहीं किया बेटा, हमने टोटल डिस्टेंस निकाला, आने का d जाने का d 2d, जाने का टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड d बाय 40, आने का टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड d बाय 50, दोनों को ऐड करा टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम सॉल्व किया, स्पीड आ गई, दैट्स इट। हर जगह यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कीजिए, ये तो इजी है बेटा, ये तो आसान है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, देखो ये आसान है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। चलो जी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस एंड दिस, देखो जी आप बोलोगे सर ज्योमेट्री का है, बट बेटा 10th का भी है ना, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो हम 10th में ही निकालना सीख गए थे, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरे को ये दे रखा है a विच इज -5,7, एक पॉइंट मेरे को दे रखा है b विच इज -1,3, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे पता है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे x2 कितना है जी, किसी को भी मान लो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, किसी को भी मान लो, उल्टा मान लोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। x2 कितना है -1 माइनस -5, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये -1 तो x2 था, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये -5 x1 है, प्लस y2 कितना है जी, ये 3 है बच्चे, माइनस फॉर्मूले का और ये -7 इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट में ये -1
और ये +5 हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे भी 4, ये आ जाएगा मेरा 16 प्लस में 16 बोले तो अंडर रूट में 32, ठीक है। चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 4√2, आप क्या लिख सकते हो इसको 4√2। ये मेरा डिस्टेंस आ गया दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस पे आया है, क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला पे भी आ सकता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है सर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, एक है मेरा x1, y1, एक है x2, y2, बीच में एक तीसरा पॉइंट है x, y, और ये जो x, y है, ये जो x, y है, ये इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m और n के रेशियो में। सेक्शन फॉर्मूला हमेशा रेशियो के लिए यूज होता है ज्यादातर, ठीक है। तो यहां पे अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो देखो क्या होगा, m उठाओगे, इनटू में इधर वाले का x कोऑर्डिनेट विच इज x2, प्लस n उठाओगे और इधर वाले का x कोऑर्डिनेट विच इज n x1, अपॉन में m प्लस n। ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो भी वो पॉइंट दिए, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू अगर लगाना है तो m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहता है, ठीक है। दूसरी चीज, मिड पॉइंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे आप फिर इसको 1 1 मानो, सीधा सिंपल लिख दो बेटा। मिड पॉइंट पे अगर ये m11 है तो x की वैल्यू फॉर मिड पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट x की वैल्यू सीधी सीधी x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। मिड पॉइंट आया तो सीधा ये लगाना। क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, सपोज करो इसी में मैं एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास ये दो पॉइंट है सर, इसके मिड पॉइंट बता दो, इसके क्या बता दो, मिड पॉइंट बता दो। तो जो x होगा वो होगा मेरा -1 -5 डिवाइड बाय 2, और जो y होगा मेरा वो होगा 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, -6/2 बोले तो -3, और ये कितना आ जाएगा 10/2 बोले तो 5। तो -3, 5 ये जो पॉइंट होगा ये इसको एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। क्लियर है, चलो जी। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन था, बट साथ साथ में हमने सेक्शन फॉर्मूला भी कवर कर लिया बच्चे, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कवर कर लिया है, एग्जांपल के साथ देख भी लिया कि मिड पॉइंट निकलता कैसे है, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ध्यान रखना इन फॉर्मूलाज को लिखते चलो कहीं पे, एग्जाम से एक दिन पहले, जब भी आपका जीएटी का एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले यही करना है। आपकी स्ट्रेटेजी भी यही होनी चाहिए कि एक दिन पहले ज्यादा टेंशन लोड ना लेके आराम से अपने सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लो, ऊपर ऊपर से सारे फॉर्मूलाज देख लो और रेस्ट करो, ठीक है। जब तक आपका पेपर आता है तब तक मॉक दिए जाओ, एंड टाइम है, एंड टाइम पे बेस्ट प्रिपरेशन मॉक से ही होगी। मॉक दो, कम नंबर आते हैं कोई बात नहीं, सेल्फ डाउट होता है कोई बात नहीं बेटा, वो स्टार्टिंग में होता ही है, बट जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप स्टैंड कहां कर रहे हो। तो मॉक लगाने शुरू करो, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते चले जाएंगे मार्क्स, डोंट वरी अबाउट इट। मॉक लगाओ, उसको एनालाइज करो, जहां पे गलती आ रही है, जिस टॉपिक में गलती आ रही है, सर मेरे से इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस टॉपिक को उठाओ, उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ, उसके सेक्शनल मॉक दो, एंड देन अगेन फिर फुल लेंथ मॉक दो। अगर ऐसा करना शुरू करा तो 3 से 4 मॉक के बाद ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी लगाए चलो बेटा, स्टार्टिंग से अभी से शुरू हो जाओ, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है बेटे, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट वैसे तो नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक है, बट ऊपर ऊपर की ज्योमेट्री और थोड़ी बहुत देखो, ये स्टैट्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हार्ड नहीं है, ऊपर ऊपर से आते हैं बस, इतना डीप डाइव नहीं करेंगे। जैसे अभी तक हमने कितने करे हैं स्टैट्स के क्वेश्चन, वो सॉरी ज्योमेट्री के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आए हैं, सारे इजी थे। सर्कल वाला क्वेश्चन इजी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला वाला क्वेश्चन इजी है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग के जो क्वेश्चन हो जाएंगे
वैसे ही आने वाले हैं ज्योमेट्री के, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप एक ऊपर ऊपर से ग्लैंस ले लोगे ना ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स का, तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से हैंडल कर लोगे। और आईएमएस के बच्चों को तो वैसी टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई। आप लोग इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो फुल ईयर में, इतने क्वेश्चंस लगाए हैं, इतने मॉक दिए हैं, इस लेवल के स्टडी मटेरियल को पढ़ रहे हो, एक स्टेप अहेड तो आप वैसे ही चल रहे हो, तो नो इश्यू अबाउट दैट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस चीज में। आ जाओ क्वेश्चन देखो फटाफट, शाबाश। देखो ये क्वेश्चन देखो, आ जाओ। कह रहा है बेटा, द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। ऐसे देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, 20 मार्क्स कितने बंदों के आए जी, 6 बंदों के आए। 25 मार्क्स कितने बंदों के आए, 20 बंदों के आए। 28 मार्क्स 24, 29 मार्क्स 28, 33 मार्क्स 15, 38 मार्क्स 4, 42 मार्क्स 2, 43 मार्क्स 1। ऊपर आपको मार्क्स दिए हुए हैं, नीचे ये दिया हुआ है कि कितने कितने बच्चों के आए हैं। ठीक है, देखो स्टैटिस्टिक्स में 3 तरीके का डेटा होता है, एक रो डेटा, एक डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, और एक कॉन्टिन्यूअस डेटा। ये डिस्क्रीट है, ये कैसा है, डिस्क्रीट है। ठीक है, आ जाओ अब समझो ध्यान से। हमें बोला है 3 मोड माइनस 2 मीडियन निकाल। अब 2 सेकंड के लिए ना बच्चा इस क्वेश्चन को स्किप करने की सोचेगा, क्यों? क्योंकि उसे लगेगा जी सर बहुत ही बड़ा है क्वेश्चन। बेटा कुछ बड़ा नहीं है, देखो बहुत आसान है। मॉड क्या होता है, मॉड क्या होता है, जो ज्यादा बार आए, जो ज्यादा आए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस मार्क्स में है। अब ध्यान से देखो 28 दिख रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 28 है, किस मार्क्स में है 29। तो मेरा मोड तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया जी 29। भाई मोड का मतलब होता है जो ज्यादा बार आए। तो आप देखो 29 मार्क्स 28 बच्चों के हैं, और यहां पे देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा 28 ही हैं, मतलब मोड क्या हो गया मेरा 29 हो गया। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन होता है बेटा बीच का नंबर, मीडियन क्या होता है, बीच का नंबर। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे कितने बच्चे हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स कितने हैं जी 100 बच्चे हैं। तो 100 का मिडल निकालना तो मुश्किल, इवन आ गया ना। ठीक है, ऑड आता तो बीच में इधर भी बीच का नंबर मिल जाता, और इवन आ गया। इवन के अंदर 2 मिडल टर्म्स मिलती है, इवन के अंदर कितनी मिडल टर्म मिलती है, 2 मिडल टर्म मिलती है। एक 50th होगी, 50th टर्म होगा, और एक 51st टर्म होगा। ये 2 टर्म्स आएंगी बीच की। तो ध्यान से देखो, काउंटिंग करना शुरू करो। देखो 6 + 20 26 + 24 कितना आ गया, 50 आ गया। तो इसका मतलब 50th टर्म जो होगी वो 28 होने वाली है बेटे। 50th टर्म क्या होगी 28, और 51st टर्म कौन सी आ जाएगी फिर 29। और इन दोनों का जो बीच का टर्म होगा विच इज 28.5, तो मेरा मीडियन कितना आ गया 28.5। बस अब इसको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है। कितना ही मुश्किल था बताओ, हुआ कि नहीं हुआ, कितना ही मुश्किल था। क्लियर है सबको, चलो जी सॉल्व कर दो इसको। चलो जी आ जाओ। तो यहां पे सिर्फ आपको पुट ही करनी है बेटा वैल्यू। क्या पुट करोगे, 3 इंटू में 29 माइनस में 2 इंटू में 28.5। ठीक है, ये तो आ गया मेरा कितना 87, माइनस में ये कितना आ जाएगा जी 97 माइनस 10। ठीक है जी, नहीं सॉरी 97 थोड़ी, सॉरी 97 नहीं आएगा, इट विल बी 57। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30। चलो जी हाउ डू यू फाइंड मीडियन। चलो जी एक बार फिर से बात कर लेते हैं बेटा, मीडियन कैसे निकाला। बेटा देखो बहुत आसान है, फिर से बात करते हैं। आ जाओ देखो मीडियन कैसे निकाला। सर मीडियन होता है बीच का नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ एक डेटा है, मैं ऐसे लिख देता हूं एग्जांपल के तौर पे 1 3 5 9 13 18 20 ये है। अब आप देखो पहली बात तो ये कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसे ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़िया बात है, सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। मीडियन के लिए हमें रखना भी पड़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है,
तो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। अब गिनो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड टर्म्स हैं। बीच का टर्म क्या होगा, 9, यही मेरा मीडियन है। क्लियर है? अगर यहां पे मैं ये कर दूं, मान लो सपोज कि 1 3 5 9 13 18 20 एंड 22, लो एक टर्म और जोड़ दिया। अब यहां पे कितने आ गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। कितने टर्म्स आ गए, 8 टर्म्स आ गए। तो 8 टर्म्स के बीच का कोई एक नंबर तो नहीं मिलने वाला, बीच के 2 नंबर जरूर मिलेंगे। एक तो 8 का आधा चौथा टर्म और एक उससे अगला पांचवा टर्म। दोनों का सम करो, 9 + 13 और डिवाइड बाय क्या कर दो, 2। ठीक है जी। तो 9 + 13 करोगे कितना आएगा, 22, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया, 11। तो यहां मीडियन हो गया 11। क्लियर है? अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ जरा एक बार इसको देखो, इसी कॉन्सेप्ट के साथ जरा इसकी तरफ देखो। मैं लिख तो नहीं पाऊंगा ऑब्वियसली, बहुत बड़ा है, बट थोड़ी बुद्धि लगाओ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, जैसे मैंने अभी ये 5 नंबर्स लिखे थे वैसे, तो मैं 20 को कितनी बार लिखूंगा, 6 बार, 20 20 20 20 20 20 20। 25 को कितनी बार लिखूंगा, 20 बार, 25 25 25 25 25 25 25। 28 को कितनी बार लिखूंगा, 24 बार, 28 28 28 28। तो जब मैं गिनूंगा तो ध्यान से देखो, 20 6 बार आया, 20 6 बार आया, ठीक है, तो 6 टर्म्स उधर चले गए। फिर 25 20 बार आया, तो 20 टर्म और चले गए, टोटल कितने, 26 गए उस तरफ, ठीक है। फिर 28 24 बार आया, तो 26 तो ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं, उसके बाद 24 और लिखे, टोटल कितने चले गए, 50 टर्म चले गए। तो मतलब 50वां टर्म क्या होगा, 50वां टर्म 28 होगा। और 50वें से जस्ट अगला कौन सा आने वाला है बेटा, क्योंकि मैं 29 को 28 बार लिखूंगा, तो 29वां आएगा मेरा 51st टर्म। तो 50th टर्म आ गया मेरा 28 और 51st टर्म आ गया मेरा 29। तो 28 और 29 का प्लस करके आधा कर दिया, ठीक है, मेरा मीडियन आ गया 28.5। वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया, ठीक है। स्टैट्स के क्वेश्चन आएंगे भी ना तो रॉ और डिस्क्रीट डेटा पे आएंगे, कॉन्टिन्यूअस डेटा की इतना जल्दी भारी क्वेश्चन वो नहीं देने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कहीं मीन डेविएशन आ गया है ना, कहीं वेरिएंस निकालने के लिए आ गया, कहीं क्वार्टाइल आ जाए, ऐसा कुछ जीएटी में तो नहीं आने वाला, डोंट वरी अबाउट इट। इतना हार्ड तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, बहुत नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। ओके जी, क्लियर है? चलो जी, शाबाश, चलो जी, शाबाश, ठीक है बेटा। 50 और 51st टर्म निकाला एंड देन उनका ऐड करके सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कीजिए, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, करिए जरा एक बार, शाबाश। चलिए, कह रहा है बेटा, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 ईयर मोर देन डबल द एज ऑफ हिज सन। चलो जी, फादर की एज को हम x मान लेते हैं और सन की एज को हम y मान लेते हैं। तो फिलहाल ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर है, जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर है वो इज 4 ईयर मोर देन डबल द एज ऑफ हिज सन, मतलब 2y प्लस में 4 दी हुई है, ठीक है जी। उसके सन की एज का डबल से 4 ज्यादा, ठीक है। कई बार इंग्लिश में समझाती, उसको हिंदी में समझ लो और उसके बाद देखो जरा, 2 मिनट में काम हो जाएगा। इसको हिंदी में समझ लो ना, पापा की जो प्रेजेंट एज है वो लड़के की डबल से 4 ज्यादा है, तो डबल से 4 ज्यादा है, ठीक है। अब आफ्टर 10 ईयर, आज से 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, बेटा आफ्टर 10 साल बाद जो फादर साहब होंगे वो कितने हो जाएंगे, x+10, और जो सन होगा बेटे वो कितना हो जाएगा, y+10। अब आफ्टर 10 साल के बाद की रिलेशन दी है कि द फादर्स एज इज 30 इयर्स मोर देन हिज सन, मतलब जो फादर की एज है विच इज x+10, वो जो बेटे की एज है y+10 उससे भी 30 ज्यादा है। तो यहां से मेरा x+10 इज इक्वल टू y+40 एंड x माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। यहां पे x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। आपके सामने दो इक्वेशन है बेटा, एलिमिनेट कर दो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 30। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया, इधर माइनस y इज इक्वल टू -34 आएगा,
नहीं 34 नहीं आएगा, -26 आएगा, और y की वैल्यू कितनी आ गई जी 26। ठीक है, अगर y की वैल्यू 26 है, यहां पर कर दो x - 26 इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56। मतलब जो फादर साहब हैं वो 56 ईयर्स ओल्ड हैं, और जो बेटा है बेटा वो 26 साल का है। हमसे प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछी थी विच इज 56, हमसे प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछी थी विच इज 56। बच्चा पूछ रहा है सर सेकंड इक्वेशन कैसे बनी है। देखो बेटा बहुत आसान है यार, उसने बोला आफ्टर 10 ईयर, अगर आज प्रेजेंट फादर x ईयर्स का है तो आज से 10 साल बाद x + 10, तो x + 10 हो गया फादर। बेटा अगर आज y ईयर्स का है तो आज से 10 साल बाद y + 10 हो गया। ठीक है, फिर उसने ये बोला कि जो फादर की एज है वो 30 साल ज्यादा है बच्चे की एज से, 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो 10 साल बाद पिताजी तो x + 10 था, वो बच्चे से 30 साल ज्यादा, तो +30 ऐड कर दिया और इक्वेट कर दिया और वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटे, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। चलो जी, चलो जी चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आया और आपने डायग्राम बना लिया, आपका आधा काम तो वहीं खत्म। फटाफट लगा देखो, फटाफट से देखो, और क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी सी यूज होगी और बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज होगा, ध्यान से देखो, अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज होंगी यहाँ पे। फटाफट से, आई गिव यू 5 to 10 सेकेंड, प्रोसेस कर लो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए शाबाश। देखिए, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter along the same straight line base from the tower। देखो जी, ये टावर मान लो, ठीक है, ये इसका बेस है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, from 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter along the same straight line from the base of the tower। इसको 5 मीटर मान लो, यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक कितना है जी 20 मीटर। ठीक है 20 मीटर और कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये अगर थीटा है तो ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जिनका सम 90 डिग्री हो। अगर कहीं सप्लीमेंट्री लिखा हुआ मिल जाए, कहीं सप्लीमेंट्री लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब जिनका सम 180 डिग्री हो, ये समझ जाना। ठीक है जी, तो क्योंकि अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, दैट्स इट। ठीक है जी, इसकी हाइट को आप मान लो h, इसकी हाइट को आप क्या मान लो h। तो अगर मैं यहाँ पे देखो इस वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले में, अगर मैं बोलूं सर tan थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर h/5। भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड होती है, बेस नीचे वाली। वैसे ही अगर मैं यहां पूछूं कि सर tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे जी गुरुजी परपेंडिकुलर बोले तो h, अपॉन में बेस बोले तो 20। कोई दिक्कत परेशानी? देखो बेटा अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है cot थीटा। वो कितनी होती है cot थीटा। ठीक है, देखो याद करो, दिस इज 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। याद आ रहा है कुछ? 90 पे आए, 90 माइनस थीटा कहां आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सिस के कंपैरिजन में चेंज हो रहा है, तो फिर 10 का क्या बन जाएगा कॉट। अलाइड एंगल प्रॉपर्टी क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, हाँ थर्ड चैप्टर। ठीक है, यही तो था। चलो जी आ जाओ, या फिर आप सीधा याद करना चाहो तो कर सकते हो, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है बेटा, सीधा सिंपल। चलो अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलोगे सर देखो tan थीटा इंटू में cot थीटा इज इक्वल टू इधर आएगा h/5
इंटू में h अपॉन 20। और आप सब समझदार बच्चे हो, cot थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। cot थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो ये tan थीटा इंटू में 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू ये h स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में 100 आ जाएगा। बेटा tan थीटा से tan थीटा कट गया, 100 इधर आ गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 10 मीटर। हाइट आ गई हमारी 10 मीटर। हाइट आ गई हमारी 10 मीटर। ठीक है जी, हाइट आ गई हमारी 10 मीटर। आई होप समझ आ गया हो बेटा, सबको समझ आ गया हो। देखो आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। कहीं तुम सोचो क्वेश्चन बहुत अजीब सा आ गया है, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन सीयूईटी में हार्ड माने जाते हैं, इस लेवल के, समझ रहे हो। आपको तो बहुत वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर कर रखा है हमारे एमएस वालों ने, समझ रहे हो। तो ये तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए, है कि नहीं है। हाँ गुड, ठीक है जी। बस इस चीज का ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री मींस सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मींस सम 180 डिग्री। थोड़ा सा इन एंगल्स का भी ध्यान रखना, ठीक है। 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये लो टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, टाइमलाइन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, शाबाश। हाँ जी बेटा, अगर इफ इट हैड बीन 180 माइनस थीटा तो फिर वो tan थीटा ही रहता, अगर वो 180 माइनस थीटा होता तो tan थीटा ही रहता, बिल्कुल। बस अभी समझा देता हूं बेटा इस क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क का साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी समझेंगे इस क्वेश्चन में। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है P and Q can complete a job in 24 days. P, थोड़ा साइड में देखते हैं इसको, यहां देखते हैं, देखो P प्लस Q दोनों मिलके काम कितने दिन में पूरा कर देते हैं 24 दिन में, मतलब ये मेरे को टोटल टाइम दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। फिर कह रहा है वर्किंग टुगेदर, ओके। P कैन अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 32 डेज। P जो है बेटा वो अकेला कितने दिन में काम पूरा कर देगा 32 डेज में काम पूरा कर देगा, ठीक है। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अब ये आ गया है टाइमलाइन का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन, टाइमलाइन का क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि कोई आया इतने दिन काम किया फिर छोड़ गया, फिर फलाना आया इतने दिन काम किया छोड़ गया, ये इतने दिन बाद छोड़ गया, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए सीधी टाइमलाइन बनाओ भाई, सीधी टाइमलाइन। देखो कैसे, मान लो ये मेरा स्टार्टिंग ऑफ वर्क है और ये मेरा एंडिंग ऑफ वर्क है, ये मेरा स्टार्टिंग ऑफ वर्क है, ये मेरा एंडिंग ऑफ वर्क है। अब क्वेश्चन को पढ़ो क्या कहता है, बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। साथ में शुरू किया P और Q ने, P और Q ने साथ शुरू किया, कितने दिन काम किया सर 8 दिन तक काम किया, साथ में कर लिया, ठीक कर लिया। एंड देन P लेफ्ट, और फिर भाई साहब P छोड़ के भाग गया, मन उठ गया उसका, दुखी हो लिया, वो चला गया, ठीक है। नंबर ऑफ डेज Q विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। अब ये जो रिमेनिंग जॉब थी P के छोड़ने के बाद वो एंडिंग तक तो Q ही लाया है कि नहीं है, वो एंडिंग तक तो Q ही लेके आया ना बेटे। कितने दिन लगे उसको वो काम पूरा निपटाने में, ये बताना। तो आ जाओ देखो टाइम एंड वर्क, पहली चीज आपको गिवन हो गई टोटल टाइम, ठीक। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। टाइम एंड वर्क सबसे पहले क्या गिवन होगा, टोटल टाइम, ठीक। आप लोगे इन दोनों का एलसीएम, आप लोगे इन दोनों का एलसीएम और उसको मानोगे टोटल वर्क। क्या मानोगे, टोटल वर्क। इन दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है जी, 96 आएगा जी। कितना आएगा 96, ठीक है। अब समझो, अब यहां पे आप लिखोगे 1 डे वर्क, सेम चीज अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने काम करा था। हम मान लेंगे कि 96 चेयर्स बनानी है, 96 चेयर्स बनानी है। P और Q दोनों मिलके कितने दिन में बना देते हैं 24 दिन में। 96 चेयर बनानी है, P और Q दोनों मिलके 24 दिन में बना देते हैं। एक दिन में कितनी चेयर बनेंगी 96 डिवाइड बाय 24 बोले तो 4। कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक समझा गया। अब P पे चलते हैं बेटा, 96 चेयर बनानी है, P 32 चेयर्स बनाता है, 32 डेज में चेयर कंप्लीट कर देता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा 96 चेयर्स 32 डेज में कंप्लीट कर देता है बना के, तो एक दिन में कितनी बनाई होगी सर 3 बनाई होगी। गलत कह रहा हूं,
सही बात है, ठीक। बेटा पी और क्यू मिलके एक दिन में 4 चेयर बनाते हैं, पी अकेला एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो जेन्युइन सी बात है क्यू अकेला दिन में 1 चेयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर पी और क्यू मिलके एक दिन में 4 चेयर बना रहे हैं, पी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो क्यू कितनी बनाएगा? 4 में से 3 माइनस कर दो, एक ही तो बनाएगा। डन सर, सॉर्टेड। आगे चलते हैं। अब पी और क्यू कितने दिन तक लगे रहे? 8 दिन तक। पी और क्यू कितने दिन तक लगे रहे? 8 दिन तक। पी और क्यू एक दिन में कितनी बनाते हैं? 4। 8 दिन में कितनी बनाएंगे? 32। पी और क्यू एक दिन में बनाते हैं 4 चेयर, 8 दिन तक साथ काम किया, तो 8 दिन में कितनी बना देंगे? 32। 8 4 जा 32। ठीक है, कितनी बनानी है मेरे को? 96 चेयर बनानी है, जिसमें से 32 चेयर स्टार्टिंग के 8 दिन में बन गई, तो माइनस कर दो इसमें से 32, कितना आ गया? 64। अब ये 64 चेयर काम पूरा तो करना ही है, कौन करेगा? क्यू ही तो करेगा। ये 64 चेयर कौन बनाएगा? क्यू ही तो बनाएगा। और क्यू एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? क्यू एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? एक। क्यू एक दिन में अगर एक चेयर बना रहा है, 64 चेयर्स कितने दिन में बनाएगा भाई? 64 दिन में। कितने दिन में बनाएगा? 64 दिन में। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा? यही पूछा है ना कि द नंबर ऑफ डेज क्यू विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब इज 64 डेज। अब आपसे चाहे वो कुछ पूछ ले, अब आपसे चाहे वो कुछ भी पूछ ले, अभी तो ये पूछा इसने कि क्यू ने रिमेनिंग काम कितने दिन में किया, अगर वो ये पूछ लेता कि भाई पूरा काम ही कितने दिन में हुआ, तो सीधा 64 प्लस में 8 कर देते, 72 आंसर, बात खत्म। पी कितने दिन काम करके गया? वो तो 8 ही दिन करके गया, छोड़ो उसे। ठीक है, तो सिंपली आपका आंसर आ गया। आई होप समझ आ गया हो सबको बेटा, आई होप समझ आ गया हो बेटा। बिल्कुल ले सकते हैं। देखो अगर ये अलग अलग हैं, जैसे P, आप लोगों का क्या है कि आपने सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि P Q R ऐसे लिखा होगा तो मैं एलसीएम ले लूंगा तो चल जाएगा। बेटा इकट्ठे भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ बोलने का तरीका ही तो चेंज हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे P और Q होता तो मैं बोलता P एक दिन में इतना करता है, Q एक दिन में। अब मैं कह रहा हूं P और Q दोनों मिलके एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहे हैं, P अकेला 3 बना रहा है, Q कितनी बनाएगा? 1। अगर इकट्ठे भी आ रहा है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं उस चीज में। ठीक है, ठीक है जी। चलो आई होप समझ आ गया हो सबको। चलो जी, ठीक है, चलो जी, चलो जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। चलो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ गया भाई, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया, कीजिए शाबाश। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया, ट्राई कीजिए, शाबाश ट्राई कीजिए। कह रहा है अ पर्सन रोज अबाउट 10 किलोमीटर्स अलोंग द स्ट्रीम इन 30 मिनट्स, ठीक है जी, एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 40 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। आपको स्ट्रीम की स्पीड बनानी है, मतलब आपको पानी की, वाटर की स्पीड बतानी है। किसकी स्पीड बतानी है जी? वाटर की स्पीड बतानी। चलो फुर्ती लो, देखते हैं। आज एक आदमी है, बोट चला रहा है बेटा। डायग्राम बना लो, देखो कितना आसान हो जाएगा। अपस्ट्रीम जा रहा है पहले, अलोंग द स्ट्रीम जा रहा है, नीचे उतर रहा है पहले, ठीक है, नीचे उतर रहा है पहले, तो मतलब पानी तो नीचे जा ही रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल पानी तो नीचे जा ही रहा है, साथ में भाई की बोट भी नीचे की तरफ ही जा रही है, ठीक है। चलो चप्पू चला रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है? मान लेते हैं ये भाई x की स्पीड से नीचे जा रहा है, और पानी की स्पीड कितनी है? y है। तो क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है बेटा, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पे जो टोटल स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम की वो कितनी होगी? x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। सिमिलरली अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, पानी नीचे जाता है, ठीक है, पानी नीचे जाता है, और बोट जो है बेटा वो अब चप्पू चला के ये ऊपर लेके जा रहा है, कितने की स्पीड से? भाई की स्पीड तो x ही रहेगी और पानी की स्पीड y ही रहेगी, बट अपस्ट्रीम में जो मेरी स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस में y।
ठीक है, क्यों? क्योंकि बोट तो ऊपर जा रही है बट पानी तो नीचे की तरफ धक्का मार रहा है ना, तो स्पीड तो माइनस करनी पड़ेगी, राइट? चलो जी, अब कह रहा है कि 10 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम 30 मिनट्स में कर दिया। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के केस में इसने मेरे को डिस्टेंस कितना दे दिया जी? 10 किलोमीटर, और टाइम कितना दे दिया मेरे को इसने? 30 मिनट। अगर इसको मैं आर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 आर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है बेटा? x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितना है मेरा? 10, टाइम कितना है? 1/2। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। यहां से इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। सेम चीज यहां करते हैं बच्चे, डिस्टेंस इसमें भी कितना है? 10 किलोमीटर ही है। ठीक है, टाइम यहां पे कितना लग रहा है जी? 40 मिनट। तो 40 मिनट का मतलब है 2/3 आर डिवाइड बाय 60 कर दिया। ठीक है, तो स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम x माइनस वाई होती है बच्चे, ये 10 2/3। तो x माइनस वाई जो आएगा वो कितना आएगा? 5 3 जा 50। दो इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। दोनों को सॉल्व कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 20 रख दो जी, ये कट गया। 2x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 35, और x की वैल्यू आ गई 35/2। अगर x की वैल्यू 35/2 है तो इसी में पुट कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 तो था ही, ये मेरा 35/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 15 है, y उधर ये इधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 35/2 माइनस 50, विच इज इक्वल टू 5/2, बोले तो 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी स्ट्रीम की स्पीड है, और x की वैल्यू कहां आई थी? ये मेरी बोट की स्पीड है। ठीक है, दो कंडीशन बनेंगी, दोनों कंडीशन में आपको स्पीड की जगह अप स्ट्रीम में x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई डालना है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा हाथ तेज चलाना है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा हाथ तेज चलाना है बस, और कुछ नहीं है। चलो जी, गुड, थोड़ा सा हाथ तेज चलाना है बस, और कुछ नहीं है, इजीली हो जाएगा। आई होप समझ आ गया हो, ये तो इजी था बच्चे क्वेश्चन, है ना? इजी क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। चलो, ये लो जी, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आया, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आया। देख लो, ये क्वेश्चन सीयूईटी में आया हुआ है। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ? कितना इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और के साथ, जैसे ये कह रहा है कि आप बता दो 37 की पावर 2 का यूनिट्स प्लेस क्या होगा। बेटा बहुत ही आसान है, आपको 3 से मतलब ही नहीं है, आप सीधा 7 को उठाओ। 7 की पावर 2 कितनी होती है? 49, तो इसका यूनिट्स प्लेस भी क्या होगा? 9 होगा। दैट्स इट, इसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा? 9 होगा। इसको थोड़ा अच्छा करते हैं यार, थोड़ा अच्छा करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, और ये सीयूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ यार, इतना आसान तो नहीं मानते, है ना? देखो जी, थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको। मान लो ये 37 की पावर 2 की जगह कुछ मान लो 53 होता, अब पूछ ली इसका। ठीक है, तो अब ऐसे में भी आप देखोगे तो यही कि 7 की पावर 53, इसका यूनिट प्लेस क्या है? बट इसके लिए कॉन्सेप्ट लगता है साइक्लिसिटी का। कैसे लगेगा समझो। 7 की पावर 1 कितना होता है? 7। 7 की पावर 2 कितना होता है? 49। 7 की पावर 3 कितना होता है? कितना भी हो लास्ट में तो 3 आएगा। 7 की पावर 4 कितना होता है? कितना भी हो लास्ट में तो 1 आएगा। ठीक है, 7 की पावर 5 एकदम से लास्ट में फिर 7 आ जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे ध्यान दो। यहाँ पे 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 7 की जो साइक्लिसिटी होती है बेटा, वो 4 की होती है। कितनी की होती है? 4 की होती है 7 की। मैं लिखवा देता हूं सबकी। 2 की साइक्लिसिटी भी 4 की होती है, 3 की साइक्लिसिटी भी 4 की होती है, 4 ऑड और इवन पे चलता है। ठीक है, अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस 4, इवन है तो 6। 5 की कोई साइक्लिसिटी नहीं होती बेटा, कुछ भी रख दो लास्ट में वो 5 ही आना है। 6 का भी कुछ नहीं होता, 6 की तो हर पावर में लास्ट में 6 6 6 6 ही आता जाएगा। 7 की हमने निकाल ली। 8 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, 9 की भी ऑड इवन होता है। ठीक है, 9 का भी ऑड इवन होता है, ऑड आया तो 9, इवन आया तो 1। ठीक है, बहुत बढ़िया।
देखो अब इसको देखते हैं। 7 की मैंने समझ लिया साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की। 7 की साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की। तो इसकी पावर को 53 को डिवाइड बाय सीधा सीधा क्या कर दो, 4 कर दो। 53 को क्या कर दो, डिवाइड बाय 4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा मेरा 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो सीधा जाओ और देखो 7 की पावर 1 पे कितना आ रहा है यूनिट्स प्लेस, 7। तो इसका भी यूनिट्स प्लेस 7 ही आएगा। इसका भी यूनिट प्लेस कितना आएगा बेटे, 7 ही आएगा। ठीक है, समझो अगर यहां पे रिमाइंडर 1 आया तो मैंने ये लिख दिया, अगर रिमाइंडर 2 आता तो मैं ये लिख देता, अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है कभी तो 7 की पावर 3 लास्ट में 3 आ रहा है, ये लिख दो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो भी 4 में आ रहा है वो लिख दो। ठीक है, ये है साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। बताओ, आई थिंक समझ आ गया होगा बेटे, ये है साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटे, ये है साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। थोड़ा एक दो क्वेश्चन और दें, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ शाबाश। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे सपोज ये मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से, जैसे मान लो 9 की पावर 9 है और इसका यूनिट्स प्लेस बता दो, इसका यूनिट्स प्लेस बता दो। अब देखो बोलोगे तुम मेरे को कि सर देखो ऐसे बदतमीजी तो मत करो हैं, 37 की पावर 2 से उठा के सीधा 9 की पावर 9 ले आए, है ना। बट देखो बहुत आसान, इस टाइप के क्वेश्चन या तो 9 में बनेगा या 4 में बनेगा, ये पक्की गारंटी है। या तो 9 में बनेगा या 4 में बनेगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं दो की साइक्लिसिटी ऑड इवन में खेलती है। ठीक है, तो आ जाओ अब इसको देखो, मुझे लॉजिक सी बात बताओ, इसको छोड़ो और सिर्फ इन दोनों को उठाओ, इन दोनों को उठाओ। 9 की पावर 9, 9 की पावर कैसी है, ऑड। तो ये जो टर्म आएगा ये पूरा, इसकी यूनिट्स प्लेस क्या आएगी, इसकी यूनिट्स प्लेस क्या आएगी जी, 9 की पावर ऑड है तो ऑड पे देखो क्या लिखा हुआ था, यूनिट्स प्लेस क्या आएगी, 9। तो इसकी यूनिट्स प्लेस क्या आएगी, 9। आ गई, आ गई, ठीक। ओके अब इधर आ जाओ, 9 की पावर कुछ भी हो, ये 9 की पावर 9 कुछ भी हो, बट इसका लास्ट प्लेस तो क्या है, 9 है ना। इसका लास्ट प्लेस तो क्या है, 9 है ना। तो भाई अगर यहां पे लास्ट में 9 आ रहा है मतलब ये भी तो ऑड ही है, तो 9 की पावर में फिर से क्या आ गया, ऑड। तो अब इसकी यूनिट प्लेस भी क्या बन जाएगी, 9। तो एक्चुअल में इस पूरे की यूनिट प्लेस क्या आएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर है, गुड बेटा गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट था। ये सारी की सारी साइक्लिसिटी आपको याद होनी चाहिए, ये सारी की सारी साइक्लिसिटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं आगे, लीजिए करिए बेटा एपी का क्वेश्चन, चलिए कीजिए एपी का क्वेश्चन, शाबाश, गिव इट अ शॉट। एपी का क्वेश्चन है बेटा, एपी का क्वेश्चन है बेटे। देखो बहुत इजी है, कह रहा है एक फ्लावर बेड है, देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। पहली रो में कितने हैं जी, 23, पहली रो में 23, अगली रो में 21, फिर उसकी अगली रो में 19। ठीक है, और चलते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एपी बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 23, जिसका डी कितना है -2, क्यों, क्योंकि दो दो कम होता जा रहा है, देखो -2। ठीक है, अब कह रहा है देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, मतलब एन दिया है, एन कितना दिया है 5, लास्ट रो के अंदर कहीं जाके 5 रोज हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज, मतलब मेरे को एन निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है। बेटा एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में n-1 डी। एन कितना है जी 5 है, ए कितना है 23 प्लस एन कितना है जी पता नहीं, -1 -2। ठीक है जी, चलो इसको चाहे इधर भेज दो, कितना आ जाएगा -18 इज इक्वल टू n-1 -2, इस -2 को उधर भेजो, n-1 माइनस से माइनस कट गया, 9 आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो 10th रो है जी। ठीक है, 10th रो है, हाँ जी आयुष बेटा शाबाश, 10th रो है, 10th रो है जी। चलिए गुड, चलो जी अगले पे चलते हैं। आज देखो ये क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, कीजिए।
इजी है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, अच्छा क्वेश्चन है, करो। इजी है, अच्छा है बेटा। देखो, लो बेटा प्रीवियस स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, देन विल मूव फॉरवर्ड। चलो जी, चलते, आ जाओ। ये करते हैं, कह रहा है राम परचेज्ड अ वॉच एट अ कॉस्ट ऑफ 9/10 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। चलो जी, ओरिजिनल प्राइस को एक काम करो, 100 रुपए मान, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस को क्या करते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं। तो राम ने उसको परचेज करा उसके 9/10 में, मतलब उस भाई ने उसको कितने में परचेज किया होगा, कितने में परचेज किया होगा, 90 रुपए में। 100 का 9/10 निकालोगे 90 ही आएगा बेटे। एंड सोल्ड एट 8% मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट, और अब उसको बेचा, अब उसको सेल किया ओरिजिनल कॉस्ट से 8% ज्यादा, बोले तो 108 रुपए का बेच दिया। क्लियर है, 8% मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट से 8% ज्यादा 108 पे बेच दिया। प्रॉफिट हुआ कि लॉस, पहले तो ये बताओ। प्रॉफिट ही हो रहा है सर, और क्या होगा, प्रॉफिट ही हो रहा है, सही बात है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 90 में ली थी, 108 में बेच दी, सर इन टोटल 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट अगर मेरे को निकालना है, देखो जी, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन में, प्रॉफिट लगा किस पे, सीपी पे। प्रॉफिट हमेशा किस पे लगता है, सीपी पे लगता है। तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 18, अपॉन में सीपी कितना है बच्चा, 90 इंटू 100, ये कटा कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, ये 5 से जाएगा और वो 100 से कट जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एक माइंड मैप बता देता हूं, सीपी, एसपी, एमपी। सीपी पे लॉस परसेंट लगेगा, एसपी आएगा। सीपी पे प्रॉफिट परसेंट लगेगा, एसपी आएगा। एमपी पे डिस्काउंट परसेंट लगेगा, एसपी आएगा। और सीपी पे मार्कअप परसेंट लगेगा तो एमपी आएगा। इस फ्लो चार्ट को याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको एक और बता देता हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट या एप्रिसिएशन के जो क्वेश्चन आएंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट और एप्रिसिएशन के जो क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर भी एक फॉर्मूला लगता है, विच इज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब क्या है सर, आपने कई बार देखा होगा बेटा, रिटेल शॉप्स जो होती हैं मॉल्स वगैरह में, उसमें लिखा होता है 30 प्लस 20% डिस्काउंट। तो वो जो 30 प्लस 20% डिस्काउंट है वो 50% थोड़ी है, वो आपको पागल बनाया जा रहा है। वो क्या करते हैं, वो पहले उस पर 30% डिस्काउंट करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है, फिर जो अमाउंट आता है उसका 20% डिस्काउंट करते हैं। तो वो एक्चुअल में इन टोटल 50% डिस्काउंट नहीं होता, वो उससे थोड़ा कम ही होता है। गेम खेल रहे हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा कुछ दिखिए आपको सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव एप्रिसिएशन का मतलब आपने एक प्रॉपर्टी ली सर, वो एक साल 10% बढ़ी, फिर उसके अगले साल 20% बढ़ गई, तो ये सक्सेसिव एप्रिसिएशन है। ऐसे में पहले परसेंट को ए मान लो और दूसरे परसेंट को बी मान लो, इस फॉर्मूले में डाल दो, आपको टोटल मिल जाएगा। मतलब अगर 30 और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है तो आप ए की जगह 30, बी की जगह 20 डालना। बट एक चीज गौर से ध्यान रखना, डिस्काउंट में हमेशा परसेंटेज को नेगेटिव लेना। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे को एक 30% का डिस्काउंट मिला और प्लस 20% का डिस्काउंट मिला सक्सेसिव, तो ए की जगह मैं 30 डालूंगा, बी की जगह 20, बट मैं डालूंगा -30 -20। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है। अगर एप्रिसिएशन हो रहा होता तो मैं नहीं डालता। ठीक है, तो ये -50 और ये आ जाएगा मेरा +6, बोले तो -44। तो माइनस शोज के डिस्काउंट मिला, कितने का मिला, 44% का। हम सोच के कितना गए थे, 50%। तो सक्सेसिव एप्रिसिएशन और सक्सेसिव डिस्काउंट में ये फॉर्मूला यूज करना, डिस्काउंट में नेगेटिव लगा देना, एप्रिसिएशन में नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत। ठीक है जी, एप्रिसिएशन में नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी,
ठीक है। और मार्कअप परसेंट का मतलब होता है बेटा, जैसे कि मान लो मैंने एक चीज बनाई, मैंने वॉच बना ली, 100 रुपए मेरी लागत लग गई इसमें, ठीक है, मेरे को 100 रुपए लगे वॉच बनाने में। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उस वॉच के डब्बे के ऊपर 100 रुपए का पर्चा चिपका के निकाल दूंगा, मैं उसके ऊपर पर्चा लगाऊंगा 200 का या 150 का, सही बात है। तो वो हुआ मार्कअप कि 100 रुपीज की मेरी कॉस्ट प्राइस थी, मैंने उसके ऊपर 200 रुपए की एमआरपी लिख दी, मतलब मैंने उसको 100% मार्कअप करके लगा दिया। तो मार्कअप वो अमाउंट होता है जो हम सीपी से बढ़ा के किसी के ऊपर एमआरपी लिखते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मार्कअप परसेंट। क्लियर है बेटे, क्लियर है? चलो जी, ठीक है, ये मेजर फॉर्मूलाज थे, ठीक है। आ जाओ, लो जी, एक लास्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का, फटाफट से कर दो। चलो जी, फटाफट से कर दो ज्योमेट्री का क्वेश्चन लास्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है यार, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फटाफट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 4 सर्कल हैं ऑफ इक्वल रेडियस आर ड्रॉन विद सेंटर्स ए बी एंड सी। ये 4 सर्कल हैं, सेंटर हैं इनके ए बी और सी बना दिए गए, ठीक है। सच दैट एबीसीडी इसका स्क्वायर है, एबीसीडी स्क्वायर है, साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। बेटा बुद्धि लगाओ, अगर ये 14 सेंटीमीटर है इसकी साइड, तो ये 7 होगा और ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। भाई ये सारी की सारी साइड 7 होंगी, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो तो दिखेगा ही नहीं। ये 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। बताओ होगा कि नहीं होगा? ये भी साइड 7 होगी, ये भी 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 7 होगी। और क्योंकि स्क्वायर है तो ये सारे के सारे एंगल भी कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। मेरे से जी ये पूछा है कि आप ये शेडेड रीजन का एरिया बता दो। शेडेड रीजन का क्या निकाल दो? एरिया निकाल दो। तो सबसे पहले आप एरिया निकालो स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। तो जी वो होता है साइड का स्क्वायर, एक साइड है 14 सेंटीमीटर की, तो टोटल एरिया आ गया मेरा 196। यहां तक तो ओके है, पूरा आ गया। अब ध्यान से अगर आप देखो ना बेटा, तो ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, ये 7 है, ये भी 7 है, और ये एक क्वाड्रेंट है। क्या है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोले तो सर्कल का एक चौथा हिस्सा, सर्कल का 1/4 हिस्सा क्वाड्रेंट है बेटा ये, ठीक। तो 90 डिग्री है तो सीधा क्या करो, पाई आर स्क्वायर निकालो। पाई आर स्क्वायर निकाला एरिया, और उसको किससे डिवाइड कर दिया? 4 से, ठीक। ये तो क्वाड्रेंट का था। सर अगर कभी कोई और एंगल आ गया तो, मान लो 90 डिग्री नहीं आया तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या कहता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देना, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा जो ये एंगल बना रहा है, थीटा मेरा यहाँ पे कितना है जी? 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो 1/4 ही तो आ रहा है टू टाट के, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 7 इंटू 7। ये मेरा एक क्वाड्रेंट का एरिया आया है इसका। यहां पे कितने क्वाड्रेंट हैं? 4। तो इसको इंटू 4 और कर दो, ठीक है, तो सबका आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 154 मेरा ये आ गया। 154 मेरा एरिया आ गया इन चारों क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो अब क्या करो, 196 में से 154 क्या कर दो जी? माइनस कर दो, और ये मेरा आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया बीच के इस पोर्शन का, ठीक है जी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये है, अगर बाय चांस आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर पूछ ले, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर पूछ ले, आर्क लेंथ का मतलब कि ये एक सर्कल है, ये थीटा एंगल बन रहा है, इसकी लेंथ बता दो सर, इसकी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। तो एक ये हो गया, बस मेजर 2 ही फॉर्मूले थे इसके, ठीक है। क्लियर है जी? क्लियर है बेटा सबको? ठीक है जी, चलो जी, ओके।
चलो जी, तो ये सारे बेसिकली आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, साथ साथ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की भी कोशिश करी है बेटा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपकी जितनी प्रिपरेशन है आपको पता है, इधर उधर की साउंड नॉइज को छोड़ो और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ठीक है। फोकस करो, अभी जो टाइम बचा है उसमें मॉक लगाओ, मॉक लगाओ, अपनी गलतियां सुधारो, जिस रीजन में वीक हो उस रीजन पे काम करो, ठीक है। अब जो आने वाला टाइम है वो ज्यादा क्रूशियल टाइम है, जो चला गया उससे, तो अपने आप को इंप्रूव करने पे ध्यान दो, ठीक है। डेली सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक लगाते जाओ, 3-4 मॉक में क्या पता रिजल्ट ना भी दिखे, बट चौथे पांचवे में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी एंड माय IMS टीम, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द एग्जाम, थैंक यू फॉर मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे बेटा।